उमेशपाल हत्याकांड के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इसमें सम्मिलित आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही थी, माफियाओं का एनकाउंटर कर रही थी। इसी बीच अतीक अहमद और अशरफ अहमद की न्यायिक हिरासत में हत्या हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वकील विशाल तिवारी ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और याचिका में कहा गया कि 2017 के बाद से करीब 183 एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसके साथ ही इस याचिका में एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठाए गए, यहां तक कि कुछ एनकाउंटर्स को फर्जी भी बताया गया। याचिका में कहा गया कि जब पुलिस डेयर डेविल्स बनती है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती है। पुलिस प्रशासन इस तरीके के अगर फर्जी मुठभेड़ करेगी तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज विशाल तिवारी की ओर से याचिका को मेंशनिंग किया गया और सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। तब देखना होगा कि याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगता है और उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ इस मामले में जवाब देती है। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज के जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चौराहों पर अब रौनक दिखने लगी। हालांकि दोपहर के समय अमूमन देखा जाता है कि लोग अपने घरों से कम निकलते हैं, लेकिन प्रयागराज के जो बदले हुए हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य होते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सेंसिटिव इलाके हैं पर अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। उसके अलावा संदिग्ध दिखने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। तो ये प्रयागराज का जो है सुभाष चौराहा है, जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरी तरीके से हालात जो है वो सामान्य होते नजर आ रहे हैं। अगर हम परसों की बात करें, कल की बात करें, अधिकांश दुकानें यहाँ पर बंद थी, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर मार्केट में रौनक दिखाई दे रही है और लोग अपने घरों से अपने रोजमर्रा के जो काम है वो खत्म करने के लिए, निपटाने के लिए अपने घरों से निकले हैं। तो ये तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्याकांड के बाद जो माहौल बना था, कहीं ना कहीं वो 3 साल पहले लॉकडाउन की याद दिलाने वाला माहौल था। लेकिन अब हालात एक बार फिर से सामान्य हुए हैं और लोग अपने घरों से निकले हैं। मार्केटें पूरी तरीके से गुलजार हो रही हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद के दोहरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला हमीरपुर से जो प्रयागराज का रहने वाला समीर जो हत्यारा था और जो शूटर कहा जाने वाला है, मैं बता दूं कि हमीरपुर के पुराना ब्लॉक है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही अब भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय चुनाव प्रचार को लेकर मैदान में उतर रही है, जिसमें प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर बीजेपी ने प्रचार की रणनीति बनाई है, जिसमें बीजेपी के जो जिला स्तर के पदाधिकारी होंगे वो अपने प्रत्याशियों के लिए लोगों के बीच जाएंगे, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को बताएंगे, कैसे प्रदेश और केंद्र सरकार उनके लिए काम कर रही है यह बताने की कोशिश होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के वो मंत्री जिनको निकाय चुनाव के दौरान जिलों का प्रभार दिया गया है, उनको अब जिलों में जाने के निर्देश जारी हो चुके हैं और लगातार मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निकाय उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नगर निगमों के साथ ही कई नगर पालिका परिषद और बड़ी नगर पंचायतों में भी प्रचार कर सकते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें गेन की जाएं। 2024 से पहले होने वाले इस चुनाव में एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर एक बेहतर परफॉर्मेंस देकर 2024 के लिए जमीन तैयार की जाए। हालांकि इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पुराने चुनाव बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नगरीय निकाय चुनावों में बेहतर परफॉर्मेंस करती रही है, चाहे वो सत्ता में रही हो या फिर सत्ता के बाहर। चुनौतियां विपक्ष के लिए भी बहुत ज्यादा हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी कर सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 20 और 21, 22 इन 3 दिनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें जिस तरीके से आज से लगातार प्रभारी निकाय चुनाव प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठक चली, इसके बाद पैनल द्वारा ये नाम मुख्यालय भेजे जाएंगे। मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री दोनों द्वारा मुख्यालय भी जो पैनल के नाम होंगे उनको लेकर कोर कमेटी में दिया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक जो कि मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में की जाएगी। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में अंतिम मोहर लगने के बाद एक बार फिर से भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में अंतिम मोहर लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी काफी सक्रिय हैं, लगातार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। आपको बता दें जनपद पीलीभीत में निकाय चुनाव में 2,92,000 से अधिक मतदाता इस बार मतदान करेंगे। पीलीभीत जनपद में
3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों में मतदान होना है, जिसके लिए लगातार नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया, 25 तारीख को जांच होगी, 27 तारीख को नाम वापस, 28 तारीख को चिन्ह आवंटित होंगे, तो वहीं 11 तारीख को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। इस तरह से अब चूंकि इसको बेहतर ढंग से कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण लक्ष्यकार लगातार सक्रिय हैं, जो मतदान स्थल है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया बेहतर ढंग से हो, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी कुछ बेहतर ढंग से किया जा रहा है। हालांकि इस बार कहीं कुछ ऐसी भी हैं, अति संवेदनशील भी हैं, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सक्रिय है और बेहतर चुनाव व्यवस्था करने के लिए लगातार सक्रिय है। नामांकन प्रक्रिया में पहले दिन 113 अध्यक्ष पद के लिए और 585 सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र की बिक्री हुई है। अब देखना यह है कि कितने नामांकन पत्रों की बिक्री होती है और कौन कौन इस अखाड़े में लड़ाई के तौर पे चुनाव में जीत हासिल करता है, ये देखने वाली बात होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के चित्रकूट प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आमतौर पर देखा जाता है कि चुनावों के दौरान प्रत्याशियों द्वारा लालच दे करके वोट अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे शराब बांटना, पैसे बांटना या अन्य चीजें बांटना। इस तरह से प्रत्याशियों द्वारा ऐसी कोशिश की जाती है कि हर वोटर को लालच दे करके अपनी ओर लाने का कोशिश की जाती है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आबकारी विभाग व समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार का वोटरों को प्रलोभन न मिलने पाए। इसी क्रम में आज जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में आबकारी इंस्पेक्टर प्रफुल्ल कुमार व नायब तहसीलदार चित्रकूट के सरकारी ठेकों में जाकर के बाकायदा चेकिंग की गई है और साथ ही साथ वहां पर सेल्समैनों और ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से थोक मात्रा में किसी भी प्रत्याशी को शराब न बेची जाए। साथ ही साथ उन्होंने ठेकेदारों और सेल्समैनों को निर्देशित किया है कि जो भी आबकारी अधिनियम के तहत शराब का रेट है उसका बाकायदा रेट सूची दुकान के बाहर लगाई जाए। नगर निकाय चुनाव को लेकर के खास तौर से नामांकन होने के बाद अब पर्चा छंटनी का काम हो रहा है, पर्चा सुधार का काम हो रहा है। खास तौर से पर्चा सुधार के लिए सभी प्रत्याशियों को नामांकन स्थल बुलाया गया है और उनका एक एक करके पर्चा में क्या कमी है और क्या पूर्ण करना है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। महापौर नामांकन स्थल और पार्षदों का पार्षद नामांकन स्थल पर किया जा रहा है। गोरखपुर जिला प्रशासन ने 2 जगह पर नामांकन स्थल बनाया हुआ है। पहला नामांकन जिलाधिकारी पुराने कार्यालय परिसर में है और पार्षदों का और नामांकन स्थल पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के प्रांगण में है। आज बड़े पैमाने पर पार्टी से चयनित प्रत्याशी और निर्दल प्रत्याशियों की भीड़ दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय प्रांगण व जिलाधिकारी परिसर में देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 20 देशों का चल रहा G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन तीसरे और चौथे सत्र की बैठक होगी। इस सत्र में जहां कृषि के विषय से जुड़ी हुई बातें होंगी, वहीं पब्लिक और सरकार से मिलकर ये कहा जाए कि कृषि को सरकार और पब्लिक सेक्टर से जोड़कर कैसे इसकी उपज बढ़ाई जाए, इन चीज़ों पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ चर्चा होगा मोटे अनाजों पर। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को बल दिया था और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने और लोगों तक लोकप्रिय करने के लिए बातों पर भी न केवल मंथन होगी बल्कि एक रिसर्च निकाला जाएगा। इस बैठक की जो सबसे खास बात होगी वो ये कि जो 20 अलग अलग देशों से 80 प्रतिनिधि हैं, उनके मंथन के बाद एक निचोड़ निकाली जाएगी और निचोड़ से कृषि के नए आयाम या ये कहा जाए कि कृषि को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के बाद आज शाम बिहार में बहार है, चचा भतीजा का सरकार है। जी हाँ, ये बात बिहार में बोला जा रहा है। जिस प्रकार देखा जाए कि बिहार में अपराध का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है, लूट हत्या अपहरण जैसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन वही देखा जाए उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार में अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर की हत्या पुलिस के सामने कर दी जाती है और वहाँ पे
जिस प्रकार तेजस्वी जी का बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का बयान आता है कि ये पुलिस का जनादा निकाला गया, ये उन्होंने उन पे और यूपी सरकार पे नहीं बोला, ये सीधे बीजेपी पर बोले हैं। लोकसभा चुनाव है और कुछ तो बोलने का विपक्ष को मौका चाहिए, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं साहब कि जिस प्रकार यूपी में गुंडा राज खत्म हो चुका है, अब वो पनाह बिहार में लेते जा रहे हैं और बिहार में आए दिन जिस प्रकार अपराध का ग्राफ बनता जा रहा है, इस मामले में डिप्टी सीएम का बयान आने से भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिप्टी सीएम को आखिर पेट में दर्द क्यों। कोविड को लेकर के मेरठ स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट है। जिला प्रशासन की बात की जाए या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, पहले से वो अलर्ट हो चुका है। लगातार मेरठ के अंदर जिस तरह से कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है, उसी के बीच अगर मेरठ की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में साफ निर्देश दिए कि हर अस्पताल में 20 बेड रिजर्व रखे गए। मेरठ के मेडिकल अस्पताल की बात की जाए तो पहले से ही कोविड वार्ड बना करके तैयार कर दिया गया है। जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर भी कोविड वार्ड पहले से ही तैयार है। उसी को लेकर के जिस तरह से कोविड पेशेंट बढ़ रहा है, उनके साफ निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूरी बनाकर रखे, संक्रमण के लक्षण होने पर घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खांसी जुकाम जैसी समस्या से तुरंत जाकर के दवा लें। लगातार जिस तरह से सेकंड वेव की बात की जाए, थर्ड वेव की बात की जाए, वह हानि देखने को मिली। तो इसके बाद स्वास्थ्य विभाग का साफ निर्देश है कि पहले से ही कोरोना को लेकर सतर्क रहे। अगर कहीं भी संक्रमण लगता है, आपको लगता है कि आपकी स्वास्थ्य खराब है, तो तुरंत मेडिसिन लें। इसी के बीच किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। मेरठ की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग का अगर बात की जाए तो लगातार टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ाई गई है। कोविड टेस्टिंग को लेकर के विशेष इंतजाम मेरठ में देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ CSC हो, PSC हो, सभी पर स्वास्थ्य विभाग के लिए जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। उसी के बीच अगर बात की जाए, सभी CSC और PSC के साथ साथ मेरठ के मेडिकल अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, सभी में स्वास्थ्य विभाग के लिए स्पेशल एक वार्ड बनाकर तैयार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जब से कोरोना ने दस्तक दी है, लगातार में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर लखनऊ में बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 119 केस दर्ज हुए हैं। वहीं टोटल एक्टिव केसेस 865 बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। वहीं अगर कोविड केसेस की बात की जाए तो लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है, स्वास्थ्य जो विभाग है वो लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई चूक ना होने पाए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दुरुस्त रहे। और उसको लेकर लखनऊ की जनता जो है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है और अस्पतालों में जो है व्यवस्था से भी कहीं हद तक जनता जो है वो खुश नजर आ रही है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 4 को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच होना था, लेकिन अब ये मैच 3 तारीख को होगा, क्योंकि 4 मई को लखनऊ समेत तमाम जिलों में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होना है। ऐसे में डीएम लखनऊ ने यूपीसीए साथ ही साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के अधिकारियों को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि 4 मई को मैच कराना संभव नहीं, जिसके बाद अधिकारियों की बैठक शुरू होती है और अब यह फैसला लिया गया है कि मैच जो है वो 3 मई को कराया जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाली जो खबर आ रही है वो ये है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी को बता दिया गया है कि 3 तारीख को मुकाबला होगा। साथ ही साथ जो मुकाबला होगा वो 3:30 बजे से शुरू होगा। निश्चित तौर पर अब लखनऊ वासियों को धोनी के छक्के की धूम सुनाई देगी, तो अब वहीं दूसरी ओर लखनऊ जो सुपर जायंट्स है उसकी बैटिंग भी दिखाई। वर्ल्ड हेरिटेज डे पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिससे सांस्कृतिक स्थलों के महत्व को समझा जा सके। आज आगरा में ESI ने बड़ा फैसला लिया है। आगरा के तमाम ऐतिहासिक स्थल, ताजमहल, लाल किले, फतेहपुर सीकरी, एजमातौला स्मारक सहित कई स्मारकों को निःशुल्क दीदार करने का फैसला लिया है, जिससे सभी लोग उसके ऐतिहासिक स्थलों के बारे में उसके महत्व को समझ सकें और जिसके चलते लोग दूर दूर से इन ऐतिहासिक इमारतों के लिए दीदार करने के लिए पहुंचे हैं और लोग लंबी लंबी कतार में लगे ताज का दीदार करने, लाल किले का दीदार करने पहुंचे हैं, जिससे उनकी संस्कृति, उसकी सभ्यता के बारे में जानकारी हो सके। हर साल विश्व धरोहर ऐतिहासिक के रूप में मनाया जाता था। आज उसी की थीम पर इसे हेरिटेज चैलेंज की थीम पर इसे मनाने का लक्ष्य लिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज 19 अप्रैल को आगरा एक्सप्रेस पे थोड़ा सा यातायात बाधित होने वाला है, यानी कि यात्रियों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, जिसकी वजह से पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यानी कि साफ तौर पे कहा गया है कि सुबह 11 बजे से 3:45 बजे तक यातायात बाधित रहेगा, यानी कि 30-30 मिनट के अंतराल में इस यातायात को बाधित किया जाएगा, जिससे कि यातायात को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के पहले से एडवाइजरी जारी कर दी गई। यानी कि वहां पे मरम्मत का कार्य और वहां पे बिजली के खंभों
कामों का जो कार्य होना है उसको लेकर के कार्य कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर के आगरा एक्सप्रेसवे पे ये यात्रा लगभग सुबह 11 बजे से लेकर के 3:45 बजे तक ये बाधित रहेगी। आने वाले समय में जिस तरीके से वहां की यातायात सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पहले से ही पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई है कि किस समय के अंतर्गत ये यातायात बाधित होने वाला है। इस वक्त मौसम की मार कानपुर वासी झेल रहे हैं। 42 डिग्री सेल्सियस का पारा, उस पर सूरज की तपिश, कहीं ना कहीं लोगों को ये मुसीबत साबित हो रहा है। घरों से निकलने से पहले लोग 10 बार सोच रहे हैं। किसी जरूरी काम पर ही इस वक्त दोपहर में लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। सिर्फ गर्मी का हाल और गर्मी की जो तपिश है उसको देखते हुए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गर्मी का आलम आगे क्या होगा, इस पर मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 से 5 दिन तक जो टेम्परेचर इस वक्त 42 डिग्री सेल्सियस वो आगे बढ़कर 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और बारिश की भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन अनुमानित मौसम विभाग ने बताया है कि एक हफ्ता के बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश होगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में तपिश बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन यह एक सप्ताह तक जो हालत है कानपुर की, जो लगातार सूरज की तपिश है, गर्मी बेहाल है, गर्मी बढ़ रही है, तपिश से लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि अगले एक सप्ताह तक कानपुर या उसके आसपास क्षेत्रों में किसी भी तरह की गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक सप्ताह के बाद अगर उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में बारिश होती है तो उससे थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। जिस तरह की देखा जाए कि पुलिस प्रशासन अब नगर निकाय चुनाव को किस तरह सफलतापूर्वक से वो संपन्न कराएगी, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कई जगह CCTV कैमरे भी लगाए। ऐसे भी कन्नौज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कन्नौज पुलिस ने एक असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जिसमें अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। वही मुखबिर की सूचना पर यह पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, इसको सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस अलग मोड़ पर है। वही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो सबसे बड़ी बात है, नगर निकाय चुनाव को संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना यह होगा कि किस तरह पुलिस कन्नौज पुलिस नगर निकाय चुनाव को संपन्न करा पाएगी। जिस तरह